हाय, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ CA आयुष चौधरी और आज हम स्पेसिफिकली डिस्कस करने वाले हैं CA फाइनल लॉ सब्जेक्ट का ऑन हाउ टू रिवाइज एंड राइट। अब स्टार्टिंग में बता दूँ, ये वीडियो उनके लिए जिनका एटलीस्ट 1 से 2 बार जो है रीडिंग हो गई है, तो ये उनके लिए रहने वाला है। और इसमें मैं ये नहीं बताने वाला हूँ कि आपको चैप्टर 1, 2, 3, 5, 7 कैसे रिवाइज़ करना है या फिर कोई रॉकेट साइंस बताने वाला हूँ। मैं सिर्फ सिंपल आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपके एंड डे ऑफ द एग्ज़ाम में, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है और आपको एटलीस्ट डिसेंट मार्क्स चाहिए लॉ में, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। बिकॉज लॉ इन इटसेल्फ इज़ अ नाइस सब्जेक्ट बट बहुत ज़्यादा लेंदी है। इसकी सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि ये बहुत ज़्यादा लेंदी है याद करने में। तो इसको सिर्फ एक चीज़ से आप टैकल कर सकते हो, वो है आपका रीड, रिवाइज एंड रिपीट। एंड वाई आई से दिस, बिकॉज कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम ले लो आप, UPSC, CA, CS या फिर IITs के, नीट, जितने भी एग्ज़ाम्स हैं और उसके जितने भी लोग हैं जो पास हुए हैं, उनकी सिर्फ एक ही है दैट दे हैव डन दिस थिंग, रीड, रिवाइज एंड रिपीट। इससे मेरा मतलब क्या है कि जो भी आप नोट्स बनाएं, ठीक है, जो भी नोट्स आप बनाएं उसका नंबर 1 सिंगल सोर्स मटेरियल होना चाहिए। सिंगल सोर्स मटेरियल का मतलब क्या है? आपका PYQ, आपका MTP, RTP, आपका डिस्कशन, आपका कोई भी न्यू एडजस्टमेंट जो आपको लगता है कि इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ चुका है, कोई भी आपने ICAI के मटेरियल में से देखा हो, यानी जो भी कुल मिला के आप कहीं से भी ले लो, ये आपका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मटेरियल में आना चाहिए। क्विकली मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि मैंने कैसे किया था, तब आपको एक इजी रेफरेंस होगा। मेरे पास मुनीश सर की हैंडबुक थी, ये हमारे अटेम्प्ट पे जो अवेलेबल थी। ओके, अब आप विद ड्यू रिस्पेक्ट किसी और टीचर की भी ले सकते हो, बहुत सारे अच्छे टीचर्स अवेलेबल हैं, पंकज सर हैं, अर्पिता मैम है। मैं सिर्फ एक को एडवोकेट नहीं कर रहा हूँ, आप जो भी लो, लेकिन आपको एंड ऑब्जेक्टिव सिर्फ आपको यही रखना है कि आपको सिंगल सोर्स बनाना है। उसको कैसे बनाना है, मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ चैप्टर्स के, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये चैप्टर्स है, सेकंड चैप्टर है मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड, ठीक है। यहाँ पे मेरा प्रोविज़न डन, यानी लॉ में प्रोविज़न क्या कहता है, मीटिंग के बारे में, मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ़ मीटिंग, ये मेरा प्रोविज़न हो गया। यहाँ पे मेरे आज तक जो भी PYQ, RTP, MTP, फलाना ढिमकाना, जो भी मतलब आप ले लो, डिस्कशन किया होगा मैंने, वो मेरा आ गया है। अब एग्ज़ाम डे पे होगा क्या कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ एक मटेरियल पढ़ना है, ठीक है। एग्ज़ाम डे के लिए भी मैं कह रहा हूँ, एग्ज़ाम डे से एटलीस्ट आप पहले एक बार रिवाइज़ भी करोगे, उससे पहले आप एक फ़ाइनल रिवीजन भी करोगे। जितने भी आपने रिवीजन आपने एक्सपेक्ट किया है कि आप कर सकते हो, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एक मटेरियल पढ़ना है। एटलीस्ट 5 से 6 मटेरियल जो आप हाथ में लेके बैठे हो, उसका इतना बोझा होगा, वो आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। इससे होगा क्या, आपने लॉ में जो भी पढ़ा है, जिस भी मटेरियल से पढ़ा है, आपका वो यहाँ पे आपको इस बुक में अवेलेबल होगा। सिर्फ एक सिंगल पेज बुक आपको सारी मटेरियल प्रोवाइड करेगी, जो आपका खुद क्यूरेटेड होगा। इससे आपकी पिक्चर मेमोरी बनेगी, एंड दैट इज़ प्रूवन कि पिक्चर मेमोरी ही ज़्यादा यूज़फुल होती है इन थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में, ठीक है। तो दिस इज़ जस्ट एग्जांपल कि कैसे आया था। फॉर एग्जांपल ये है नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग, ठीक है। अब ये तो मेरा पूरा प्रोविज़न हो गया। कहीं पे PYQ कभी आया हुआ कि डायरेक्टर्स को मीटिंग के बारे में पता था, तो फिर भी नोटिस देना ज़रूरी है क्या, तो आई क्विकली नोटेड डाउन कि भाई इम्पॉर्टेंट है। अब इसके लिए मुझे वापस से वो सोर्स ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि ये कहाँ पे था, किसी प्रीवियस ईयर बुक खोलने की ज़रूरत नहीं है या फिर किसी दोस्त से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आई एम डन विद माई मटीरियल, मेरे को यही आने वाला है, ठीक है। कोरम, अब कोरम पे जो भी जितने भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे मनी लॉन्ड्रिंग, इंसॉल्वेंसी, ये सब आपको यहीं पे नोट डाउन कर लेने। जैसे एडजर्न मीटिंग में अगर कोरम नहीं होगा तो मीटिंग स्टैंड कैंसिल। अब इस पर इतनी बार क्वेश्चन आ चुका है, तो फिर मैं PYQ बार बार देख के क्या करूँ। 1 लाइन मैंने लिखा एंड आई एम डन, फिर से मेरे को रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ पे मैं आपको बता दूँ,
ऐसा नहीं होने वाला है कि आपका ऑल इंडिया रैंक आएगा तो कल आपके नोट्स बिकेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप हिंदी में बनाओ, आप इंग्लिश में बनाओ, आप गुजराती में बनाओ, आप मराठी में बनाओ, जैसे आपको बनाना है बनाओ, लेकिन वो नोट्स आपको लास्ट डे पे एज अ सिंगल सोर्स मटेरियल हेल्प करने चाहिए। सिर्फ़ और सिर्फ इतनी सी चीज़, ये तो मैंने आपको बता दिया है कि वाई, आपको बता दिया है इम्पॉर्टेंट, हाउ कैसे बनाना है, ठीक है। आपको ये दोनों चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, तब जाके आपका जितना भी 1 या 2 रीडिंग है वो आपका फ्रूटफुल होगा। फ्रूटफुल का मतलब क्या होता है, मैंने एटलीस्ट आई बी ऑनेस्ट, मैंने 3 से 4 चैप्टर्स थे वो छोड़े हुए थे, जिसमें 15 मार्क्स तो मेरे वहीं पे आई वाज डाउन, क्योंकि उसमें इतना कुछ था और मेरा मन नहीं था टू बी ऑनेस्ट उसको करने का, और इतना ज़्यादा मुझे लग रहा था। बट एटलीस्ट आई मेड श्योर कि भाई मेरा 85% जो सिलेबस है वो मेरा इतना इन हैंड है कि मैं इसमें से जो मेरा 85 मार्क्स का आता है वो मैं डिसेंटली करके आऊँ। 15 मार्क्स आया, मैं लिख पाया नहीं कर पाया, वो इट इज़ इन माई हैंड। एटलीस्ट जो मैंने पढ़ा है वो मैं कर पाया हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चीज़ की वजह से कि मैंने उसको करंटली रीड, रिवाइज और रिपीट किया है, और 1-2 रीडिंग भी भले मैंने की हो, बट सिंगल सोर्स मटेरियल से मेरे को हमेशा हेल्प हुई है। तो अगर आपका 85% भी चलो छोड़ो, आपका 60% भी हुआ है तो 40% सिलेबस बचा है। हो सकता है इसमें से 20 मार्क्स का आ जाए, बट अगर इसमें से ज़्यादा मार्क्स का आ गया तो फिर आप टेंशन लोगे कि एटलीस्ट मैं पढ़ लेता, और वो अगर याद नहीं आएगा तो उसका फिर मेरे हिसाब से कोई यूज़ नहीं है, आप उस एग्ज़ाम में नहीं लिख पाओगे। सो दिस वाज अबाउट हाउ यू शुड रिवाइज इन द एग्ज़ाम। अब मैं आपको बताता हूँ हाउ यू शुड राइट इन द एग्ज़ाम। अब सबसे पहले तो आपको ये जान लेना है कि नंबर 1, वे ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द आंसर इज़ 1000 टाइम ग्रेटर देन कि आपने क्या लिखा है, ठीक है। हाउ यू प्रेजेंट इज़ एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट। तो अगर अब तक आपने इस पे ध्यान नहीं दिया है तो कोई भी क्वेश्चन बैंक उठाओ, या फिर ICAI का पहले का उठाओ, या यूट्यूब पे जाओ और जितने भी रैंकर्स हैं या जिन्होंने अपना पेपर एनालिसिस अपलोड किया है उसको देखो कि उन्होंने पेपर कैसे लिखा है। इट इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट कि वे ऑफ प्रेजेंटेशन इज़ ऑलवेज बेटर देन योर क्वालिटी ऑफ आंसर, बिकॉज एक लिखना साफ तरीके से जो एग्ज़ामिनर को समझ आए वो इम्पॉर्टेंट है, रादर देन कि तुम आके अपनी पीठ थपथपाओ कि भाई मैंने क्या आंसर लिखा है। वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। एग्ज़ामिनर को पॉइंट ऑफ व्यू में रख के तुमको एग्ज़ाम लिखना है कि भाई वो कल को अगर बैठेगा चेक करने के लिए तो मेरा पेपर सबसे ईजीली वो कैसे चेक करे। तो उसके लिए कुछ सिंपल एंड ईजी तरीके हैं, आई गेस ये मार्केट में भी है, बट आई एम रीइटरेटिंग कि सबसे पहले आपको लिखना है कि प्रोविज़न इन्वॉल्व। कोई भी हो, केस स्टडी हो ना हो, कुछ भी पूछा हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, स्टार्ट आपको ऐसे ही करना है कि प्रोविज़न इन्वॉल्व क्या है। दूसरा, गिवन केस क्या है, जो क्वेश्चन में लिखा है पूरा वैसे का वैसे ही छाप दो। तीसरा, तुम्हारे हिसाब से एज़ पर द एप्लीकेबल प्रोविज़न क्या उसका एनालिसिस है, और उसमें नंबर 4 क्या उसका कंक्लूजन ये होना चाहिए। और उस कंक्लूजन में मान लो आप उसको ऐसे हाईलाइट अगर करके आते हैं तो वो अलग से दिख के आएगा। तो जो जो इम्पोर्टेंट होगा आप उसको हाईलाइट करके आओ। सिर्फ़ और सिर्फ ये भी एटलीस्ट आपकी थोड़ी सी इज्जत बचाएगा और थोड़े से मार्क्स आपको बढ़ा के देगा। अगर आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया है, डिसेंट सी प्रिपरेशन है, अगर आप इसको इनकॉर्पोरेट करते हो तो आप अच्छे से डिसेंट से पास हो सकते हो। और अगर आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन है और अगर आप ऐसे आंसर लिखते हो, हर एक आंसर लिखते हो, ICAI के हिसाब से लिखते हो, हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत मैं मानता हूँ कि टीचर्स कहते हैं चेकिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बट ठीक है उसको आप थोड़ा सा मिटिगेट करो जितना हो सके। लेकिन इस चीज़ के आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। प्रोविज़न इन्वॉल्व, गिवन केस, एनालिसिस एंड कंक्लूजन, हर एक क्वेश्चन को आपको ऐसे ही इमेजिन करना है। अगर आप एग्ज़ाम्पल के लिए प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग में जा रहे हैं और एग्ज़ाम्पल क्वेश्चन आ गया कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, तो तुमको ये नहीं लिखना है कि मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन क्या है, नहीं, तुम पहले बताओ कि
तुम पहले बताओ उसको कि भैया प्रोविज़न क्या इन्वॉल्व है, फिर गिवन केस क्या है, एनालिसिस। बहुत बार डाउट आता है कि सेक्शन नंबर लिखना क्या इंपॉर्टेंट है। भाई ज़ीरो वैल्यू है, कुछ नहीं। अगर लिखोगे और गलत है तो तुम्हें ज़ीरो है सीधा, उसमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है और तुम आर्ग्यू भी नहीं कर सकते। लेकिन तुमने नहीं लिखा, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने एक सेक्शन नहीं लिखा है, ठीक है, एक में भी सेक्शन नहीं लिखा है मैंने, भले ही मुझे पता थे बट मुझे रिस्क लेना का मन नहीं था, तो आई डिड नॉट राइट। आप एक नंबर 1 ये, योर वे ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द आंसर इज़ ग्रेटर देन क्वालिटी ऑफ द आंसर, ठीक है। दूसरा, आपको कोई भी जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना वो बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करना है। अब वाई डू वी से दिस, बिकॉज ये सिर्फ सीए एग्ज़ाम के लिए नहीं है, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, जहाँ पे आपको एमसीक्यू नहीं चेक करने हैं, ठीक है, सिर्फ ओएमआर शीट डाली और हो गया, नहीं। यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर, और वो भी गिवन टाइम के अंदर चेक करना है, ठीक है। तो आप ये समझो कि एज अ स्टूडेंट अगर आपके ऊपर प्रेशर है तो भैया एज अ सामने एग्ज़ामिनर के ऊपर भी तो प्रेशर है ना कि इसको चेक करना है। तो पहले तो आप उसको सही फॉर्मेट में लिख के नहीं दोगे, फिर आप उसको एक तो ख़राब आंसर लिख के दोगे और एक्सेप्ट करो क्या ऐसे अच्छा नहीं चेक करता, तो ऐसा नहीं होगा। तो अगर आप ये चीज़ करते हो कि आप अपना वे ऑफ प्रेजेंटेशन सुधार लोगे, और दूसरा आप उसको ये भरोसा दिलाओ कि फ़र्स्ट क्वेश्चन जो आपने लिखा है वो आपका बेस्ट है, ठीक है। ये बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी होता है। क्या होता है उसमें ये दिया जाता है कि जिस बच्चे का फ़र्स्ट क्वेश्चन अच्छा है, यानी फ़र्स्ट क्वेश्चन में आप अपनी जान लगा देते हो, आप पूरी मेहनत अपनी फ़र्स्ट क्वेश्चन में लिखा सकते हो, यानी वो आपका पीक है, आप सबसे अच्छा उस क्वेश्चन को लिख सकते हो। तो एग्ज़ामिनर को लगता है कि भाई अगर सबसे अच्छा ये लिख सकता है तो इसकी नॉलेज इसमें पूरी शो हो जाएगी। अगर आप वो दिखाते हो और वो उसको कन्वे भी हो जाता है तो फिर आपको फिर मार्क्स बँटने हैं। फिर आपको देखने की ज़रूरत नहीं है कि आपने कितना मतलब अच्छा लिखा या ख़राब लिखा, आपका पेपर हो पाया नहीं हो पाया, आप पास होने वाले हो। ये बहुत अच्छा, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट होता है कि आप फर्स्ट क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा तवज्जो दो, ठीक है। थर्ड एंड फॉरमोस्ट, भाई ज़मीन फट जाए आसमान निकले, मतलब कुछ भी, मैं इसकी इम्पोर्टेंस नहीं बता सकता। 100 मार्क्स का अगर पेपर तुमको आया है तो 100 मार्क्स का लिख के आओ। फिर से बोल रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि तुम पूरे सेक्शन लिखो, या फिर ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारा क्वालिटी ऑफ आंसर मतलब ऐसा होना चाहिए कि तुम्हारा ऑल इंडिया रैंक आए ही आए, नहीं। तुम्हारा सिर्फ इतना फोकस होना चाहिए कि तुमने 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर दिया है, 100 मार्क्स का लिख के आओ। तुम जितना ज़्यादा मार्क्स का अटेम्प्ट करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारी पॉसिबिलिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। मैं तुमको बहुत इजी एग्जांपल देता हूँ। एक क्वेश्चन है, आया ही नहीं तुमको, तुम छोड़ के आगे 0। तुम एटलीस्ट इस फॉर्मेट में भी अगर लिख के आए ना, चांसेस है कि तुमको 2 आए, और मान लो 4-4 मार्क के 2 क्वेश्चन थे, भाई तुमको एटलीस्ट 2 मार्क्स तो फ्री में बट रहे हैं ना तुम्हारे, तो कोई नहीं रोक रहा, वो लेना अच्छा होता है। और कभी भी कोई भी सब्जेक्ट अगर आपके लिए हार्ड हो, प्लीज़ एंड प्लीज़ कुछ भी हो जाए 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आना है, ठीक है। तो ऑल इन ऑल मेरी तरफ से लॉ में ये था। अब मैंने कुछ सैम्पल रखा हुआ है कि एग्ज़ाम में आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। जैसे मैंने बोला फर्स्ट क्वेश्चन इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस, ठीक है। तो फर्स्ट को कैसे आइडेंटिफाई करना है, जैसे मेरे हाथ में क्वेश्चन पेपर आता था, मैं ये छोटी छोटी चीज़ें लिख लेता था कि भाई सेकंड क्वेश्चन में सेकंड करूँगा और उसमें से भी जो ए पार्ट है पहले करूँगा। आप सेकंड क्वेश्चन का ABC, BCA, CAB ये कर लो, उसमें कोई टेंशन नहीं है। सेकंड का A, थर्ड का B, फोर्थ का C ये करोगे, करने में कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं फिर से कह रहा हूँ, आप एग्ज़ामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। अगर आप एग्ज़ामिनर को जितना पेन दोगे ना, वो तुमको पेन ही देगा। अगर तुम एग्ज़ामिनर का जितना ख्याल रखोगे, उसको खुश रखोगे ना, वो तुमको इक्वल मतलब पूरा 100% मार्क्स देगा। सिर्फ उसको रखना है। तो इस पे कुछ होंगे तुम्हारे दोस्त जो लॉजिकली आर्ग्यू करेंगे, अरे नहीं आईसीए ने कहीं बोला थोड़ी है कि तुम ऐसे नहीं लिख सकते हो। भैया बहुत कॉमन सेंस है। मैं अगर क्वेश्चन पेपर लेने बैठूंगा, मैंने सेकंड के ए के बाद फोर्थ का बी पकड़ा, फिर फिफ्थ का सी पकड़ा, फिर फर्स्ट का ए पकड़ा, मेरा दिमाग घूम जाएगा कि मैं कर क्या रहा हूँ इस आदमी के पेपर में। तो सेकंड का ABC, BCA सब तुम करो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। मैं एकदम से मार्क कर देता था कि मेरे को सेकंड क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना है, फिर
ये सेकंड करूँगा और ये फोर्थ करूँगा। ये कहाँ से आया है, EMA और RTP में क्वेश्चन था तो मैंने एकदम से मार्क कर लिया, अच्छा ये मुझे आता है। फर्स्ट क्वेश्चन देखा मैंने, मार्क कर लिया, भाई फोर्थ करूँगा। मतलब सारे क्वेश्चन देखे और इसके बाद मैंने डिसाइड किया कि कौन सा मैं करूँगा नहीं करूँगा। अब ये क्वेश्चन जो था फोर्थ का, वो आई डिसाइडेड कि भाई मैं पहले करूँगा, क्योंकि बड़ा इजी सा क्वेश्चन था और मैं फर्स्ट क्वेश्चन में ही शो करना चाहता था कि भाई ये अगर मेरी कैपेबिलिटी फर्स्ट क्वेश्चन में है तो मेरे आगे के आंसर में क्या कैपेबिलिटी हो सकती है गिवन इन दिस एग्जामिनेशन। तो अगर एक बार एग्जामिनर को वो समझ जाएगा, आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन ठीक है, और क्योंकि आपको चीज़ें याद आ रही हैं बेसिस योर सिंगल सोर्स मटेरियल, आपको इजीली लॉ में पास करने से मतलब मुझे को नहीं लगता कि कोई टेंशन होनी चाहिए। एंड दिस कैन बी एप्लीकेबल फॉर ऑडिट एज वेल, एंड जितने भी बाकी पेपर्स है, अगर आप सिमिलर टू दिस फॉलो करते हो तो इट विल बी गुड फॉर यू। सो दिस वॉज इट गाइज फॉर हाउ टू रिवाइज एंड हाउ टू राइट। प्लीज़ लेट मी नो अगर इसमें कुछ और एडिशन आप चाहते हो मैं करूँ किसी सब्जेक्ट का या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक का, तो आई विल बी हैप्पी टू डू इट। ठीक है, तो टिल देन ऑल द बेस्ट यार, अच्छे से दो एंड कीप इट अप।